नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ विसाल आज़म। आप देख रहे हैं खबर ख़ास में आज बात ख़ास तौर से उन पामालियों की, उन खिलाफ वर्जियों की जिन्हें यह समझा जा रहा है कि हुकूक़ इंसानी जो है उसकी की गई है। जी हाँ, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 19 दिसंबर 20 दिसंबर उसके बाद लगातार जबकि शहरियत तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ लोग सड़कों पर थे, उसके बाद पुलिस का जो एक्शन रहा, पुलिस का जो रोल रहा, उसमें कई ऐसे एक्शंस और कई ऐसे रोल को इस तरह से देखा गया कि ये जो शहरियों का हुकूक इंसानी है, शहरियों की, उसकी ज़बरदस्त खिलाफ वर्जी है और उसकी ज़बरदस्त पामाली है। और इसी बात को लेकर एक रोज़ कबल ही हमने आपको पहले बताया था कि कांग्रेस की जो लीडर है प्रियंका गांधी, वो और पूरी कांग्रेस का एक वफ्द था, उन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के दफ्तर जाकर तकरीबन 3 वॉल्यूम का, जिसमें कई पेजेस में वो रिपोर्ट्स थी, ये वहाँ बताया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में पुलिस ने हुकूक इंसानी को पामाल किया है। और इसके हक में, इसके सपोर्ट में बहुत सारे वीडियो क्लिपिंग्स वहाँ सौंपे गए। इसी को लेकर आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ जो है दिल्ली में, वहाँ भी आज 2 खास तंजीमें हैं जो संविधान बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत ये जो तंजीम एक बनी है, और दूसरा जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, इन दोनों ने दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उसमें जो सर्वाइवर्स हैं उत्तर प्रदेश से, उन्होंने कई सर्वाइवर्स को अपने साथ बुलाया था और उन्हें मीडिया के सामने पेश किया और उनके ज़बानी ये बताया कि किस तरह वहाँ हुकूक इंसानी की पामाली की गई है। और इसी को लेकर एक रोज़ कबल कल हमने ये रिपोर्ट भी आपको दिखाई थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में दौरान समाअत जजेस ने कितने सख्त रिमार्क किए थे। तो इसी पर आज हमारी खास पेशकश होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जोड़ेंगे। सबसे पहले आपको हम 6 अहम खबरें और दिखाते हैं जो इस वक्त आज के तराजुर में आज की अहम खबरें हैं। तो आप देखिए 6 अहम खबरें आज की, और इन 6 अहम खबरों में सबसे अहम एक ये भी है कि शर्जील इमाम, जिसकी गिरफ्तारी के बारे में भी आप पुलिस का बयान सुन रहे थे, तो शर्जील इमाम को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन पहली खबर है वो जिसमें CAA के ताल्लुक से वज़ीर आज़म ने आज फिर ये बयान दिया है कि CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर अपोजिशन जो है वो लगातार सियासत कर रहा है। वज़ीर आज़म ने फिर ये इस बात को दोहराया कि CAA को लेकर अपोजिशन पार्टियां वो सियासत कर रही हैं और लोगों को इसे समझना चाहिए, ये उनका कहना था। इससे पहले भी उन्होंने ये बातें कही हैं, दिल्ली में भी उन्होंने ये बातें कही थी कि अपोजिशन पार्टियां CAA को लेकर सियासत कर रही हैं। वहीं आज राहुल गांधी ने मरकज़ी जो हुकूमत है उस पर सख्त निशाना साधा है और उन्होंने कहा है, राहुल गांधी ने, कि जो GDP है वो इतनी तेज़ी से गिर रहा है जिसके लिए सीधे तौर पर उन्होंने मरकज़ की हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क में नौजवानों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। बेरोज़गारी को लेकर उन्होंने मोदी हुकूमत पर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि मोदी हुकूमत बेरोज़गारी कम करने के कोई उपाय नहीं कर रही है। जहां वादा था सालाना 2 करोड़ नौकरियां देने का, और उससे कहीं अलग बल्कि कई करोड़ नौकरियां जो है नौजवानों की वो जा चुकी हैं। इस बात को लेकर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर निशाना साधा। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ऊपर की जो तीसरी तस्वीर है बाईं तरफ, वो शर्जील इमाम की गिरफ्तारी की गई है। इसमें दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और बिहार पुलिस तीनों की मुश्तरका कार्रवाई में ये गिरफ्तारी हुई है। और इसे शर्जील इमाम को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया है। और अभी कुछ देर पहले आप तफसीलात सुन रहे थे किस तरह से पुलिस वहाँ तक पहुँच पाई। हालांकि इसको लेकर बिहार के ही जो एक बड़ी पार्टी है RJD, उसके लीडर ने ये मांग उठाई है कि शर्जील का जो पूरा वीडियो है उसकी जांच होनी चाहिए। उनकी ये मांग थी मनोज झा की कि शर्जील के पूरे वीडियो की जांच होनी चाहिए और ये तय किया जाना चाहिए कहीं उसके वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ डॉक्टरेट तो नहीं किया गया। जो भी है, फिलहाल अब ये मामला अदालत पहुँच चुकेगा, जाहिर सी बात है। और आप नीचे जो तस्वीर देख रहे हैं, नीचे पहली तस्वीर ये परवेश वर्मा है। इन्होंने ये दिल्ली में इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक बड़ा ही अजीब सा नफरत भरा बयान दिया है। इससे पहले अनुराग ठाकुर ने भी बयान दिया था। तो बीजेपी के जो लीडरान हैं एक के बाद एक लगातार वो नफरत वाला बयान दे रहे हैं, ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे लग रहा है कि वो भीड़ को उकसा रहे हैं किसी पर किसी के खिलाफ। और जबकि लगातार वज़ीर आज़म ये बात कहते रहे हैं कि हमें मुल्क में हिंसा से नहीं बल्कि अहिंसावादी होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कुछ कबल ये बात कही थी, हमारे जो सदर जमहूरिया उन्होंने इस बात को कही थी। लेकिन जो बीजेपी के लीडर्स हैं, जो जिनमें मरकज़ी वज़ीर भी शामिल हैं, वो जब खुद ऐसे नारे लगाएंगे
तो इस पर जाहिर है सवाल उठेगा। और केजरीवाल का रोड शो जारी है, चूंकि बिहार में चुनाव माफ कीजिएगा दिल्ली में चुनाव की सरगर्मियां जारी हैं, तो दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ये ऐसा माना जा रहा है कि ये दोनों पार्टियां ज्यादा शिद्दत से कैंपेनिंग कर रही है। कांग्रेस के ताल्लुक से खबर आ रही है कांग्रेस बहुत ज़्यादा इसमें शिद्दत नहीं देखी जा रही है कांग्रेस के कैंपेन में। तो केजरीवाल के रोड शो था, केजरीवाल ने अपने रोड शो के दौरान बीजेपी पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी बहुत गंदी सियासत कर रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल ने लोगों से जो वादे किए थे दिल्ली के अवाम से वो पूरे नहीं किए हैं। और चौथी तस्वीर है कोलकाता से, जहां पर CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ फिर से वहां एहतजाज हुआ है। एहतजाज कई शहरों में मुल्क के लगातार हो रहे हैं CAA NRC NPR के खिलाफ। तो आज की ये तस्वीर कोलकाता की भी आपके सामने है। तो हम अब वापस रुख करेंगे अपनी ख़ास खबर का, जिसके बारे में मैंने बताया था कि हुकूक़ इंसानी की पामाली को लेकर अदालत कैसे सख्त हो रही है और उस पर कैसे सख्ती बरत रही है। हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से दो ख़ास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, हम उनका तारुफ कराएंगे। हमारे साथ लखनऊ से दो मेहमान जुड़ रहे हैं, उनमें से एक हैं नवेद शिकोह जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और दूसरे अतर हुसैन साहब हैं, सोशल एंड ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं, डायरेक्टर भी हैं कॉर्ड के CORD। कॉर्ड अतर साहब, ये कॉर्ड का पूरा फॉर्म क्या है? जी, सेंटर फॉर ऑब्जेक्टिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जी शुक्रिया, आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है। और मैं सबसे पहले आपसे, इससे पहले कि सवाल करूं, मैं एक बयान सुनाना चाहता हूं जो हाई कोर्ट ने कहा था CAA के वायलेंस को लेकर, और वायलेंस के बाद जिस तरह से मामले आए थे ह्यूमन राइट्स के, तो इसमें ये बयान है, महमूद पराचा हैं, उन्होंने ये बयान दिया था, वकील है, उन्होंने खुद इसकी पैरवी की थी। हाई कोर्ट ऑन CAA वायलेंस, जाहिर सी बात है। तो ये जो है बयान क्या है, हम वो सुनाएंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि कोर्ट ने इस बारे में वाकई क्या रुख अख्तियार किया है। सुनते हैं ज़रा। कोर्ट में सुनवाई हुई थी आज, और इसमें जो सरकार की तरफ से अपीयर होते हैं उनसे काफ़ी सवाल पूछे गए आज कोर्ट द्वारा। पहली जो बार बार सवाल पूछा गया कि आपने क्या किसी भी पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़ या DM के ख़िलाफ़ या मजिस्ट्रेट के ख़िलाफ़ या SDM के ख़िलाफ़ कोई भी FIR की है, और दूसरा ये कि कितनी कंप्लेंट्स आपकी हुई। तो वो इस बात को सरकार नहीं बता पा रही थी। कोर्ट ने बहुत ही सख्त ऑर्डर पास किए हैं आज कि ये सारी रिपोर्ट्स डिटेल में दें उन्हें, और जो टिप्पणियां की हैं अदालत ने आज वो बहुत ही ज़्यादा समझा जाए तो संविधान को बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं वो। और ये कहा गया है कि पूरी दुनिया देख रही है, और हर रिपोर्ट में आज हमारा देश जो है 10 सूचकांक गिर भी गया है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए, और उसमें बार बार UP स्टेट का नाम आ रहा है। कोर्ट ने जो लखनऊ से जो कंबल छीने गए थे और उसके बारे में भी टिप्पणी की है कि हाँ, खाने पीने का जो सामान भी छीना गया था पुलिस द्वारा, उसके बारे में भी टिप्पणी की थी कि ये सब चीज़ें डेमोक्रेटिक नहीं है और ये सब चीज़ें न्यायोचित नहीं है, किसी भी प्रकार से इनको न्याय स्वरूप नहीं माना जा सकता। तो ऐसी कई और बातें हैं, कई और एग्जाम्पल्स हैं जो इसमें सामने आ रही थी। और मैं अब ये भी बताऊं कि प्रियंका गांधी ने और कांग्रेस के कुछ लीडर्स के साथ बाज़ाब्ता हुकूक़ इंसानी का जो दफ्तर है दिल्ली में NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, वहां जाकर इसके बारे में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। और वो भी ज़रा आपको बयान सुनाना चाहते हैं ताकि आप समझ पाएँ कि पूरा मामला दरअसल है कि और किस तरह से इसको लेकर बातें हुई हैं। फिर हम अपने मेहमानों के पास जाएंगे। तो प्रियंका गांधी जब कल हुकूक़ इंसानी के दफ्तर गई थी, उसके बाद बाहर आने के बाद उनके साथ अभिषेक मनु सिंघवी थे, वो इस बारे में ब्रीफ कर रहे थे। मानव अधिकार का हनन दिन दहाड़े दिन रात हो रहा है, उसके विषय में उसमें वीडियोस हैं, तस्वीरें हैं, फोटोग्राफ्स हैं, नाम हैं, पते हैं, जो लोगों ने वहाँ काले कारनामे किए उनके विस्तृत रूप से डिटेल्स हैं। 9 बिंदुओं पे हमने कमीशन को अवगत करवाया है। साथ साथ उन 9 में से हमने 2-3 चीज़ों के विषय में बहुत डिटेल तथ्य दिए हैं। उदाहरण के तौर पे 23 मृत्युएं हुई, 23 मृत्युओं के विषय में FIR होती हैं कई, एक भी FIR पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं हुई है। पुलिस मित्र नाम से जो नया चीज़ शुरू की है, तो वो पुलिस के मित्र वास्तव में हैं जनता विरोधी, जनता के शत्रु बन गए हैं।
हमने वीडियो दिखाया जिसमें जाहिर है कि बीजेपी के, आरएसएस के लोगों को रिक्रूट किया गया है पुलिस मित्र के आधार पे। प्रियंका जी ने बताया कि पुलिस मित्र बनने की कंडीशन ही ये थी कि आपका कद लगभग 5 फुट 10 इंच हो और आप आरएसएस के से जुड़े हों, पदाधिकारी हों। एक वीडियो में हमने दिखाया तस्वीर व्यक्ति की जो पुलिस मित्र है, तस्वीर उसके भाजपा पोस्टर पे पदाधिकारी के रूप में, किस प्रकार से वो गाड़ी से उतर रहा है, उसको और उसके साथियों को डंडा दिया जा रहा है और किस प्रकार से 144 के बावजूद वो उस डंडे का इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहा है। और हम अब सीधे रुख करें अपने मेहमानों का। हमारे साथ नवेद शिको हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और अतहर हुसैन साहब हैं। नवेद शेख साहब, मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा। ये ज़रूर है कि इस पर हम कुछ बहुत दिनों बाद बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी बातें होती रही हैं। और चूंकि कल इसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत सख्त रिमार्क किया है जजेस ने, अभी आप सुन रहे थे महमूद पराचा को, और फिर कल ही का ये वाक़या है कि कल प्रियंका गांधी और कांग्रेस का एक वफ्द मिला था। बाकायदा वीडियो क्लिपिंग्स सबूत के तौर पर दी गई हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई एहतजाज हुआ हो या लोग सड़कों पर आए हों, लेकिन इस बार के एहतजाज और लोग सड़कों पर आए, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो पुलिस ने जो उन्हें हैंडल करने का तरीका अख्तियार किया, आपने अपने इस सहाफ़ती सफ़र में फ़र्क क्या महसूस किया? जी, बहुत तकलीफ दे रहा। और मैं समझता हूं कि एहतिजाज करना हर का हक है, हर आदमी जानता भी है। और इस बड़े मामले से पहले हम सब ने उत्तर प्रदेश पुलिस की बहुत तारीफ की थी। जब राम मंदिर पर फैसला आया था, बहुत सिस्टम से, बहुत सिस्टमैटिक ढंग से पुलिस ने जो काम किया था, बहुत अमन चैन था, इसलिए पीठ भी थपथपाई गई थी, यहाँ के आवाम ने भी और तमाम लोगों ने भी। लेकिन उसके बाद 29 तारीख को जो वाकया हुआ है वो बहुत तकलीफ दे हुआ है। देखिए, कोई भी प्रोटेस्ट करे, कोई भी एहतिजाज करे, कोई भी मुद्दा हो, उसका हक होता है और उसके लिए बाकायदा गवर्नमेंट को, पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को उनको मौका दिया जाता है। पर्टिकुलर देखिए, एक चीज है कि दफा 144 किसी मर्ज की दवा नहीं है। दफा 144 लगने की कुछ वजूहात होती हैं, उसको बताना पड़ता है। ये नहीं कि हमने एहतिजाज करने के लिए कोई तारीख दी, जब भी दी तब लग गई, और अगर लग भी गई तो उसके बाद भी मैंने बहुत सारे इस तरह के मामला देखे हैं, बहुत ज्यादा इस तरह के प्रोटेस्ट देखे हैं। मैंने देखा है कि एहतिजाज अगर कोई होनी है और दफा 144 लग जाती है, और हमारी इंटेलिजेंस जो है, जो पुलिस और खुफिया तंत्र जो बताता है कि तमाम इतनी तादाद में लोग जो है वो निकलने वाले हैं, वो प्रोटेस्ट करने के लिए निकलने वाले हैं, उसकी बाकायदा रिपोर्ट आती है। फिर ये बात होती है कि हम इनको गिरफ्तार करेंगे, एक प्रतीकात्मक, जिसको हिंदी में कहते हैं, इस तरह की एक सिंबॉलिक, इस तरह की गिरफ्तारी होती है। और गिरफ्तारी के लिए प्रॉपर उनको एक स्पेस दी जाती है, बसेस का इंतजाम किया जाता है, और फिर उनको गिरफ्तार करने के बाद आमतौर से यह होता है कि उन्होंने एहतिजाज सिंबॉलिक किया और उनकी गिरफ्तारी भी सिंबॉलिक हुई, और उसके बाद कुछ घंटे के बाद में उनको छोड़ दिया गया। ये नहीं भी छोड़ा गया तो उनको जेल में डाल दिया गया। ये नहीं होता है कि हमने कोई इंतजाम ही नहीं किया, या हमारा जो खुफिया तंत्र है उसने हमें कोई रिपोर्ट ही नहीं दी। तो ये सारी बातें जो है वो इतनी खतरनाक हुई थी, उसका नतीजा ये रहा कि पुलिस और पब्लिक के बीच टकराव हुआ, हलाक हुए, कई नौजवान हलाक हुए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हलाक होने के बाद में कौन किसकी गोली से हलाक हुआ, कितने लोग ऐसे थे जो वाकई में पत्थर चला रहे थे या दंगाई थे, या पुलिस ने गलत तरीके से फायरिंग की, उनमें वो हलाक हुए, उनकी मौत हुई है। ये बात आज तक सामने आ ही नहीं पाई। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवालिया निशान बार बार आ रहे हैं, और कोर्ट भी इस तरह के जो है बाकायदा, आज जैसा कि आप बता रहे हो कि इस तरह की बात जो है वो सामने आई है, जिससे गवर्नमेंट के सामने एक बड़ा प्रश्न सामने आया है। जी, अतहर हुसैन साहब, आप समाजी कारकुन हैं, हुकूक इंसानी को लेकर के आपने काफ़ी काम किया है। मैं भी आपसे भी यही समझना चाहता हूं कि आपने क्या फ़र्क महसूस किया, कहां कहां पर आपको ऐसा लगा कि वाकई हुकूक इंसानी की ज़बरदस्त पामाली हुई है? अभी अब जो महमूद पराचा साहब को हम अभी सुन रहे थे कुछ देर पहले, जब कल उन्होंने कोर्ट से बाहर आने के बाद ब्रीफिंग की थी मीडिया को, उसमें उन्होंने इसका भी जिक्र किया था कि जो इंटरनेशनल एक एजेंसी है जिसने ये एक डेटा दिया है कि हिंदुस्तान किस तरह डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के मामले में 2 पायदान और नीचे चला गया है, इसका भी जिक्र कोर्ट ने कल किया, इलाहाबाद कोर्ट ने। तो क्या ये समझा जाए कि वाकई वहां पर एक ऐसे हालात थे जिस पर कोर्ट को ये सख्ती दिखानी पड़ी है?
देखिए, सबसे पहले तो यूपी पुलिस पे ये सवालिया निशान बहुत दिनों से चल रहे हैं। जी, हम क्यों भूल जाएं कि इसी सूबे में मलियाना और हाशिमपुरा का वाकया हुआ और उसमें किस तरह से उस वक्त की जो यूपी पुलिस की ही फोर्स थी, पीएसी, उसका रोल सामने आया। तो वो हमेशा एक सवाल के घेरे में रही है जहां तक हुकूक इंसानी की बात है। पर अगर हम अभी हाल के वाकयात को देखें, इन वाकयात में जो सबसे ज्यादा तफ्तीशनाक बात है कि जो पुलिस है, जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, उसका काम है लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करना। कहीं ना कहीं उस पर शक शुबा हो रहा है एक कॉन्स्पिरेसी का कि उसने प्रोटेस्ट को, इस पूरे एहतजाज को एक बदनाम करने के लिए अपनी तरफ से लोग भेजे और जिसमें वायलेंस हुआ। तो ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। मैं नहीं समझता ऐसा हुआ होगा या इसके चांसेस हैं, बट अगर ऐसी एक उस पर शक हो रहा है तो ये किसी भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसको, इस शक को, शुबे को हटाना सबसे पहली अहम बात होगी। और रहा सवाल, हम प्रकाश सिंह कमेटी जो उनकी पीआईएल थी यूपी पुलिस रिफॉर्म्स के तहत, उस पर तमाम बातें कही जा चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस हैं। जैसे जैसे ये हालात आते हैं तो हम लोग फिर से वो डिबेट करते हैं और फिर से वो बात आती है कि पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है और कैसे उसको ट्रांसपेरेंट किया जाए। क्योंकि आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया किस तरह से पुलिस मित्र, जो कि कोई पैरामीटर्स नहीं है उनको बनाने का, उन पैरामीटर्स पे वो कैसे वो वहां तक पहुंचे और वो पुलिस के साथ वो उन चीजों में इन्वॉल्व थे। तो जी, इसकी भी मैं उसी पे सवाल करना चाहता हूं आपसे, जो अभी अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि पुलिस मित्र नाम की नई चीज सामने आ गई है। ये पुलिस मित्र कौन है? ये जो बातें कही जा रही हैं कुछ सियासी लीडरों के जरिए से कि ये आरएसएस या बीजेपी के लोग हैं, क्या यही सही है? देखिए, ये बातें आई हैं, मैं इस पर अभी फाइनल कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि ये खुद अपने आप में इन्वेस्टिगेशन का विषय है। पर यह जरूर है कि पुलिस मित्र हैं और किस पैरामीटर्स और गाइडलाइंस के तहत ये बनाए, ये सबसे पहले इस चीज की तफ्तीश होनी चाहिए, ये जांच का विषय है। क्योंकि ये तो ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही आ गए, कोई तो गाइडलाइंस होंगी, कोई इसका एक इनवाइट था, मैं नहीं कहता कोई इसका इश्तेहार था, तो किन किन ने अपने आप को वॉलंटियर किया, किसको आपने सेलेक्ट किया। जी, और अगर नवेद साहब से मैं पूछना चाहूंगा, नवेद साहब, इस बार ये देखा गया जामिया में जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, वहां पर जेएनयू में भी वही ट्रेंड हमने देखा और वहां भी यूपी में भी कई जगहों पे ये देखा गया, तस्वीरों में सामने आती है बातें कि पुलिस वाले हैं लेकिन उन्होंने चेहरे पे नकाब लगा रखा है, अपने चेहरे को छिपा रखा है। तो क्या ऐसा पहले कभी होता था? ये पुलिस वालों का कोई खास ऐसे मौके पर ऐसा करना कुछ जरूरी है क्या, मतलब, या कुछ एक नई चीज थी ये? नहीं, जो एक बात निकल कर आ रही है पुलिस मित्र की, तो जहां तक मैं समझता हूं कि सिविल डिफेंस वगैरह में इस तरह के लोग होते थे या स्पेशल पुलिस ऑफिसर मोहल्लों में, कॉलोनीज में बनाए जाते थे। वो असल में इस तरीके से होता था कि एक इंफॉर्मर के तौर पर समाज के सब लोगों को पुलिस उसके साथ राब्ता कायम करने के लिए उससे एक रिश्ता बना लेती थी। खास काम उनका यह होता था कि वो इंफॉर्मेशन देते थे, वो इत्तला देते थे, वो अपने इलाके की सारी तमाम बातों से आगाह करते थे पुलिस की, और ये हमेशा से होता रहा है। लेकिन इस वक्त जो बात निकल के आ रही है कि पुलिस मित्र के तौर पर एक खास संगठन के लोग किस तरह से पुलिस के साथ में हैं। पुलिस के साथ होना तो बहुत अच्छी बात है, सिविल सोसाइटी का ये कर्तव्य बनता है, उनका ये हक बनता है कि वो अब पुलिस को इंफॉर्मेशन सही तरीके से, ताकि जो है लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो। लेकिन जिस तरीके से टकराव के बीच में जिस वक्त जो है वो बल का प्रयोग हो रहा हो, जिस वक्त जो है फायरिंग हो रही हो, जिस वक्त मजमे को कंट्रोल किया जा रहा हो, उस वक्त पुलिस मित्र के हाथ में लाठी हो, तपंचा हो, बंदूक हो, तो ये तो निहायत मतलब गलत और ये ऑब्जेक्शनेबल चीज है। ये एक चीज जो है इतनी खतरनाक है कि इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। इंफॉर्मेशन दूसरी चीज है, लेकिन एक्शन में आके लाठी चलाना, मुंह छुपा लेना, ये तो ऐसी चीज है कि पूरे हिंदुस्तान का पुलिस पर से अगर भरोसा चला गया तो कयामत आ जाएगी। ये मैं समझता हूं कि इसको बहुत संजीदगी से हमारे समाज को भी सोचना चाहिए है, यहाँ की जो तमाम इस तरह की जो तंजीमें हैं उनको भी सोचना चाहिए, सरकार से भी बात करना चाहिए, पुलिस ऑफिसर से, एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करना चाहिए कि हमारे पुलिस के बीच में वो कौन लोग हैं जो मुंह पर नकाब डाल के लाठी चलाते हैं, जिनके हाथ में असलहे होते हैं। ये बड़ा सवाल है। जी, अच्छा, मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि कल कोर्ट में ये बात सामने आई कि कई लोगों को
पुलिस कई लोगों को तशद्दुद दौरान गोलियां लगी थी। शुरू में पुलिस का ये स्टेटमेंट था, बल्कि यूपी पुलिस के जो कप्तान उनका स्टेटमेंट था कि गोली पुलिस ने चलाई ही नहीं है। बाद में ये पोस्टमार्टम में कई बार जगहों पर ये बातें सामने आई कि गोली लगी है। फिर ये भी सुनने में आया कि कई ऐसे घर वाले हैं जिनको ये कहा गया कि मतलब वो चाहते थे कि हमारे घर का कोई बंदा अगर वो इस तशद्दुद में हलाक हुआ है तो उसे उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिले, लेकिन उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक सौंपी नहीं जा रही थी। कई मामले ऐसे सामने आए, इसका भी जिक्र आया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कोई स्पेसिफिक केस जो आपने देखा हो अपने इस दौरान में अभी, जहां पर आप एग्जाम्पल के तौर पर ये बता सकते हैं कि ये चीजें पहले नहीं होती थी जो अभी हुई हैं? नवीद शेख साहब। जी बिल्कुल इस तरह की बातें हुई हैं। मैं एक बात जाहिर करना चाहता हूं, हमारे लखनऊ में जब इस तरह के मामले हुए, कई लड़के जो हैं भले ही उनको अभी ये बात नहीं कही जा सकती है कि उनका इल्जाम था या नहीं था, बात ये नहीं है। जो टकराव पुलिस और पब्लिक के बीच में और जो हुआ था उसमें कई लोग हलाक भी हुए थे, कई लोग जो हैं वो बुरी तरह से जख्मी भी हुए थे, लेकिन उनकी रिपोर्ट अभी तक साफ तौर से नहीं आई है। ये बात अभी तक तय नहीं हुई है। दरअसल मामला क्या है कि उसमें 4-6 जो लोग, उसके पीछे जो सियासत हुई है ये बहुत गंदी है। मैं किसी एक सरकार के सामने ही सवाल नहीं उठाऊंगा, मैं विपक्ष के सामने भी सवाल उठाऊंगा कि कांग्रेस की प्रियंका गांधी साहिबा जिस तरह सड़कों पर निकली, उन्होंने सिर्फ 2-4 लोगों की हिमायत के लिए सड़कों पे दौड़ी और आखिरकार महंगे वकीलों ने उनको जमानत भी दिला दी। आज वो उनकी पार्टी के साथ में है, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं चाहे वो घंटाघर में, वो उनके साथ में है भी। लेकिन जो आम लड़के थे, जो गरीब घरों के थे, जिनके जो रोज 200 रुपए कमाते थे और उनकी मां का पेट भरता था, उस तरह के दर्जनों सैकड़ों लोग जेल में हैं, उनका पुरसाने हाल कोई नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं अगर वो खतावार हैं तो उनको सजा मिले, उनको सख्त सजा मिले, लेकिन वो अपनी सफाई देने के लिए जो बात आपने कही कि अगर किसी के घर का बच्चा कोई मरा है तो ये क्लियर तो हो कि वो किस गोली से मरा है, क्या उसके किसी साथी ने मारा है या पब्लिक की गोली से मरा है या पुलिस ने उसको सीधा अटैक किया है। ये बातें क्लियर ही नहीं हो पा रही हैं। ना एडमिनिस्ट्रेशन इस बात के लिए साफ आ रहा है, ना विपक्ष उन बच्चों के लिए, उन नौजवानों के लिए या उन खतावारों के लिए भी ये बात सामने नहीं ला पा रहा है कि आखिर उनकी क्या खता थी, इस बात का क्लियर हो, उनको लंबी सजा मिले या उनको आजाद किया जाए या उनकी जमानत हो। ये सब बातें अंधेरे में हो रही हैं और ये बात बहुत ही तकलीफदेह है। अतहर साहब, आपसे भी मेरा एक सवाल है कि क्या ऐसा ही होता रहेगा? मतलब ये मैं जानना चाहता हूं कि एक चेक क्या है, चेक एंड बैलेंस क्या है? अभी जिस तरह से हाई कोर्ट ने एक सख्त रिमार्क दिया है, तो क्या ये समझा जाए कि एक उम्मीद जगी है? और दूसरी बात ये सामने आ रही है कि जिन लोगों के, जिन खानदानों के कोई फर्द अगर ऐसे मामले में वो मारा गया या वो जख्मी हो गया, तो उनके अंदर ये हिम्मत कैसे पैदा हो कि वो अगर उन्हें लगता है कि गलत हुआ है तो वो जाकर पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराएं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो दोबारा पुलिस के पास जाएंगी तो शायद उन्हें कुछ और ज़्यादा केसेस उनके ऊपर लग जाएंगे। तो एक उम्मीद की किरण आप इसमें कहाँ देखते हैं अतहर साहब? देखिए, हिंदुस्तान आज भी हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। जो भी कहें, हमने सक्सेसफुली पिछले 70 सालों में सरकारें आई हैं और गई हैं जी, और उसमें जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो फंक्शन करते रहे। आज भी हमारे इदारे कायम हैं। हमारी जुडिशरी पे हम लोग सबको, आवाम को पूरा भरोसा है। जिस तरह से हम आज जो डिबेट कर रहे हैं, जिसमें आपने अपनी स्टोरी में दिखाया कि हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं जी, वो बहुत ही कहा जाए कि एक उम्मीद की किरण है। पर पुलिस रिफॉर्म्स पे हमें बहुत महत्वपूर्ण, हमें बहुत जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे जी, और खास तौर से हमें वेस्टर्न मॉडल, क्योंकि डेमोक्रेसी के कई एग्जाम्पल्स हैं अमेरिका में, वेस्टर्न यूरोप में, जहां पे कम्युनिटी पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर आज की तारीख में अगर भरोसा नहीं हो रहा है जो आप कह रहे हैं, तो हमें उन इलाकों में जहां एक पर्टिकुलर कौम के ही लोग हैं और उनके अंदर एक कहा जाए कि एक माइनॉरिटी एक उसका इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो उन तक आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करने पड़ेंगे। ये काम अमेरिका में जो ब्लैक डोमिनेटेड एरियाज हैं उनके साथ किया गया, ब्लैक पुलिसमैन को इन्वॉल्व किया गया कम्युनिटी पुलिसिंग में। ऐसे ही वेस्टर्न यूरोप में भी क्या किया, जो अकलियतों के इलाके थे तो उन्हीं के लोगों को जोड़ के उनको पुलिसिंग में ला के, तो ये सब चीजें करनी पड़ेंगी हमें एक आगे। बट हमें उम्मीद है कि हमारी जुडिशरी डायरेक्शन देगी एग्जीक्यूटिव को, जिसके अंडर में पुलिस काम करती है, और हमें एक रोशनी दिखती है। जी, और एक और नवीद साहब, आखिरी सवाल है आपसे
वो सवाल ये है कि क्या ये इसके पीछे का पूरा एक पूरी सोच ये थी कि बिल्कुल खौफ इतना पैदा कर दिया जाए कि कोई कुछ कह ना सके, बोल ना सके, किसी के मदद के लिए आगे बढ़ ना सके। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या आपने महसूस किया कि इस दौरान जो सिविल सोसाइटीज के लोग होते हैं वो भी उतने ज्यादा हरकत में नजर नहीं आए जहां जितने आ सकते थे? नवेद साहब। बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ है। देखिए मेन चीज जो मेरे समझ में आ रही है, जी हाँ, मैं सुना मैंने आपका सवाल। सीएए या फिर एनआरसी की बात ही नहीं है। मैंने इस बात पे एक अच्छा खासा अरसा हो गया इस बात को लेकर, जिसकी मैंने भी बहुत फिक्र की है। मैं समझता हूं पूरे हिंदुस्तान को फिक्र होना चाहिए कि हमने आवाज उठाने का जो एक सिलसिला है ये खत्म होता जा रहा है या कमजोर होता जा रहा है। मुजाहिरा करना, प्रदर्शन करना, धरना करना, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, उसका सौंदर्य है। मैंने रिपोर्टिंग का एक लंबा दौर, जो लोकल रिपोर्टिंग मैं जिस जमाने में करता था बहुत पहले, मुझे याद है कि हम लोगों को धरने इतने कवर करने पड़ते थे कि 2 रिपोर्टर कम से कम एक अखबार में होते थे जो धरना बीट करते थे। और कहीं भी जाइए, किसी भी विभाग जाइए, वहां पर 2 तख्त बिछे हुए हैं, हम मुजाहिरा कर रहे हैं, हम जो भी हमारा डिपार्टमेंट है या सरकार है उसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं, हम अपने दर्द को बता रहे हैं। ये धरना स्थल हुआ करता था, एक बड़ी प्रेमिसेस मिलती थी जहां पर प्रदर्शनकारी बैठते थे, आवाज उठाते थे, विधानसभाओं के पास में। इस तरह से मुजाहिरा करने का एक बहुत अच्छा सिस्टम था जिसमें सरकारें और एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ देती थी। वो सिलसिला खत्म होता चला जा रहा है और ये इतनी खतरनाक बात है। सीए और एनआरसी के ऊपर भी यही हुआ कि जिस आदमी ने भी इसको गलत, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये उसके खिलाफ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर कोई बोल रहा है, अगर ये बात उसको ये लग रही है कि ये गलत फैसला है, वो अपनी आवाज उठा रहा है, तो उसको दबा देना, उसको कुचल देना या उसको लेकर इतना हल्ला मचा देना, जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस तरीके से पहले ये शायद पहले नहीं होता था और इस बार अब ये चीजें सामने आ रही हैं। जो जमहूरियत की जो खूबसूरती है कि आप मुजाहरा करें, अगर आप राजी किसी चीज पर नहीं है, असहमत है, तो आवाज उठाएं, इसकी जगह बनी रहनी चाहिए। तभी हमारा लोकतंत्र, हमारी जमहूरियत बहुत खूबसूरत जो है वो और मजीद हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। हमारे साथ की कमी है, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।